नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हम लोग खाद्य सुरक्षा को भी चालू करेंगे और इन्फ्लेशन चैप्टर को भी हम लोग पैरेलल में लेकर चलेंगे। हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है पूरा और बहुत सारे सेक्शन है उसमें। इसीलिए मेरी ये यहाँ पर इच्छा है कि एक साथ एक एक दो दो टॉपिक भी अगर साथ में चलते रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और यूपीपीसीएस और आरओ और एआरओ और अदर जो एग्जाम है चाहे यूपीएससी हो उनके लिए आपको पीटी में ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने एक काम और किया है, आप लोगों को बता दूं, और वो काम किया है कि मॉर्निंग के समय पेपर का एनालिसिस सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है सुबह 6 बजे। उसकी वीडियो भी आपको सुबह 6 बजे मिलेगी अब प्रतिदिन के हिसाब से, जिसमें क्या है, हिंदू न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है या अदर कोई न्यूज़पेपर जो है, उन न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों को हम आपको बता देंगे। तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये खबर आई थी और इसमें ये चीजें थी। और जब आप पढ़ेंगे भी उस खबर को तो आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें जब ये खबरें थी तो हमको इन खबरों पर ज्यादा ध्यान देना है। यहां से पीटी में क्वेश्चन सर ने कहा था बन सकता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है वो, अगर आप देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में वो लाभदायक सीरीज के रूप में एक माना जाएगा और ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी। आपको केवल और केवल क्या है कि हमारे जो लाल बटन है जिसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं उसको दबा देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर हमारी आगमन की सूचना मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपको सूचना मिलती रहेगी तो हम दोनों लोग जुड़े रहेंगे और आगे भविष्य की क्या रणनीति है इसके लिए भी हम लोग काम कर लेंगे। तो आज सबसे पहले तो हमारा जो मोटिवेशनल जो विचार है वो क्या है उसको देखिए। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई सपना नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते अगर आप में जज्बा है आगे बढ़ने का। अगर आगे बढ़ने का जज्बा ही नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर क्या है कि हम टूट जाते हैं और हमको लगता है कि ये नहीं होगा। मैं बहुत से बच्चों से मिलता हूं, वो कहने लगते हैं कि कैसे यूपीएससी होगा, कैसे पीसीएस होगा, कैसे आरओ होगा, कैसे एआरओ होगा, जबकि उसकी तैयारी कर रहे हैं वो। बड़ा मुश्किल लगता है सर, बड़ी समस्याएं आती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा, हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो। कोई सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता है। 4 पंक्तियां हैं, उनको समझिएगा और सुनिएगा। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तो दोस्तों, इस हिम्मत के साथ में आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, मजबूती से आगे बढ़ते हैं, जिस व्यक्ति के पास अभाव हो, जिस व्यक्ति के पास में अगर उसका जोश शामिल है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको आगे बढ़ने से रोक दे। कोई ताकत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे क्या कि कोई आपके साथ ना चल रहा हो तो इकला चलो, इकला चलो, बस चलते जाओ। लोग मजाक बनाते थे राहुल गांधी का कि उसको देश की क्या समझ, तो उसने कहा चलो हम देश को ही समझते हैं।
और निकल गया भारत जोड़ो यात्रा पर। वो इसलिए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो नाम दे दिया उसने, वो अपने आप को भारत से जोड़ रहा है बंदा। तो दृढ़ संकल्पी है, तो आप भी अगर दृढ़ संकल्पी हो तो बढ़ चलो और आगे अपना भविष्य खुद तय करो, खुद तय करो। अभाव तो रहेंगे ही, किसके पास दुनिया में अभाव नहीं है? क्या मेरे पास अभाव नहीं है? लोग करोड़ों रुपए खर्च करके चैनल सेटअप और ये सब करते हैं और करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करते हैं। हमारे पास फिर भी बच्चे जुड़ते हैं और कहते हैं कि सर आप रेगुलर क्लास तो लो, फिर देखो मजा। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार तो रेगुलर क्लास चलेगी, और अकेले चलेगी, इकला चलेगी, कोई बात नहीं। एक भी आदमी अगर साथ चलेगा तो वो सफल होगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी चलो, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को अगर आपको समझना है तो आप एक शब्द में इसको समझ सकते हो। क्या इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। एक शब्द में अगर आपको समझना है या। अब इस इन्फ्लेशन में क्या होता है, पहले तो सबसे पहले इसको, तो इस इन्फ्लेशन में क्या है? सामान्य कीमत में वृद्धि होती है वस्तुओं की। ठीक है, वस्तुओं की सामान्य कीमत में वृद्धि, सामान्य कीमत में वृद्धि, अर्थात राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स। सामान्य कीमत में वृद्धि है। ये वस्तु 10 रुपए की अगर है, 12 की हो गई तो महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। लेकिन बशर्ते क्या है कि एक बात आपको यहां पर याद रखना है, एक बात यहां पर यह याद रखना है कि इन्फ्लेशन में एक इंडेक्स बनाया जाता है जब कैलकुलेशन किया जाता है। एक वस्तु के बेस पर इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं होता, एक वस्तु के आधार पर कैलकुलेशन है। मतलब टमाटर की प्राइस बढ़ी तो हम इन्फ्लेशन रेट निकाल नहीं सकते। इन्फ्लेशन रेट अगर देखा जाता है तो इंडेक्स अर्थात सूचकांक के बेस पर होता है। एक चीज आपको याद रखनी है, इन्फ्लेशन रेट जब भी होगा एक सूचकांक होगा, एक सूचनाओं का अंक दिया जाएगा और उस अंक में शामिल होंगी वस्तुएं, कई वस्तुएं। उस अंक में एक तरह से क्या होंगी, कई वस्तुएं शामिल की जाएंगी। ये एक सबसे बड़ी शर्त है। उन वस्तुओं का भारांश दिया जाएगा, भारांश का मतलब है वेटेज दिया जाएगा, उन वस्तुओं का वेटेज दिया जाएगा। यह भी एक दूसरी शर्त है, कई वस्तुएं उसमें शामिल होंगी, एक वस्तु के आधार पर नहीं। कीमत में बढ़ोतरी तो है, लेकिन जब कैलकुलेशन होता है, जब गणना होती है, तो गणना कैसे होगी? याद रखना है कि गणना करने के लिए हमको क्या होगा कि गणना करने के लिए उसमें हमको सूचकांक तैयार करना होता है। कई वस्तुएं उसमें शामिल की जाती हैं, वेटेज उसमें शामिल किया जाता है वस्तुओं का, और गणना करने वाली एक संस्था भी होगी जो इसका कैलकुलेशन कर रही होगी और इंडेक्स तैयार कर रही होगी। बिना इसके इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं होगा, बिना इसके इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं होगा। अब ऐसे समझो इसको, इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर हम देखें इन्फ्लेशन की कंडीशन में,
तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक तरफ वस्तु है और दूसरी तरफ शामिल की जाती है क्या, याद रखना, रुपया या कीमत को, प्राइस को, वस्तु और रुपये को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है, और दूसरा याद रखेंगे, रुपए की क्रय शक्ति कम होती है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता कम होती है, क्रय करने की क्षमता कम होती है। मैंने क्या कहा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, राइज ऑफ, ठीक है, प्राइस इंक्रीज ऑफ गुड्स, प्राइस बढ़ती है वस्तु की, ठीक है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है, और ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स, परचेजिंग पावर ऑफ रुपी क्या होता है, डिक्रीज होती है। कंडीशन कब बनती है, रुपए की अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, वस्तु की एक तरह से क्या है, कीमत बढ़ रही है। 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए की हो गई, तो रुपए की जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर का मतलब क्या, उसकी खरीदने की क्षमता क्या हो रही है कि यहां पर कम हो रही है, खरीदने की क्षमता कम हो रही है, परचेजिंग पावर उसकी कम हो रही है, और इसके बेस पर, इसके आधार पर हम इन्फ्लेशन को देखते हैं। वस्तु की कीमत कैसे बढ़ रही है, 10 रुपए की वस्तु है, बढ़कर कितने की हो गई, 15 रुपए की। पहले ये वस्तु 10 रुपए की थी, बढ़ गई कितनी की, 15 रुपए की। पहले यहां पर हम 10 रुपए खर्च कर रहे थे, अब कितना खर्च कर रहे हैं, 15 रुपए। तो वस्तु की कीमत बढ़ रही है, लेकिन रुपए की क्रय करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्रय करने की क्षमता कम होती है। मतलब ऐसे समझो, ठीक है। अब ये एक केला है, ठीक है, ये एक केला है। अब ये केला जो है, ये मिल रहा था एक तरह से कितने रुपए का, 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का मिल रहा था। आज ये केला मिल रहा है कितने रुपए का, 10 रुपए का ये केला मिल रहा है। पहले मिल रहा था 5 रुपए का, अब मिल रहा है 10 रुपए का, तो वस्तु की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन रुपए की परचेजिंग पावर, जो खरीदने की क्षमता थी, अर्थात ये केला की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि हम यहां पर 5 रुपए के बदले में क्या कर रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। उसकी खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो गई। हमको 2 केले मिलने चाहिए थे 10 रुपए में, और हम एक ही खरीद पा रहे हैं, अर्थात 10 रुपए की खरीदने की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। यहां पहले मुझे 10 रुपए के 2 केले मिलने चाहिए थे, लेकिन हम खरीद पा रहे हैं केवल एक केला ही, और एक केला ही खरीद पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि रुपए की खरीदने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है दोस्तों। तो रुपए की परचेजिंग पावर कम होती। अब ऐसा क्यों होता है सर, सोच रहे होगे ऐसा क्यों होता है
क्या कारण है कि इस तरह की कंडीशन बनती है? जस्ट लाइक ऐसे सोचो, अभी देखो कंडीशन बनाता हूं आपके सामने। ये पेन है, ये क्या है? एक पेन है। मैं कहूं आपसे खरीदोगे, तो आप कहोगे नहीं, हम नहीं खरीदेंगे सर, हम नहीं खरीदेंगे इस पेन को। अच्छा, एक बार फिर पूछ रहा हूं, खरीदोगे? मात्र 20 रुपए में दे दूंगा ये पेन। सर नहीं खरीद रहा हूं। मतलब ये पेन जो है, ये पेन जो है, ये अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पेन के रूप में ये निकल कर आ रहा है, निब के रूप में यहां। और पेन जो है वो हम इसकी कीमत रखें कितना? 20 रुपया। 20 रुपया, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। अब देखो कैसे खरीदोगे इस पेन को। मैंने एक कंडीशन जोड़ दी इसमें, और वो कंडीशन क्या ऐड कर दी कि अगर पेन खरीदोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं 100% कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए का ये पेन है, खरीदोगे? कोई नहीं खरीदने आया, कोई नहीं आया। बोला अरे हमारे क्या काम का, कोई नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा क्या कि अगर आप पेन खरीद लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इस पेन को खरीदने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ सर मुझे दे दो। तब तक दूसरा भी आ गया। पहले कोई नहीं आ रहा था, अब आ गया राम, अब राम आ गया, अब मोहन आ गया, अब सोहन आ गया। इसने कहा कि सर मैं 1 लाख दे दूंगा, इसने कहा 2 लाख रुपए दे दूंगा, इसने कहा 3 लाख रुपए दे दूंगा। सब लोग अलग अलग कह रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने कंडीशन जोड़ दी है। तो इन्फ्लेशन में कोई ना कोई कंडीशन जरूर रहती है। अगर महंगाई आ रही है तो कुछ ना कुछ तो है कारण, इसका कारण से प्राइस बढ़ रही है, कुछ ना कुछ कारण है तभी प्राइस बढ़ रही है, नहीं तो नहीं बढ़ती। ये बात तो साफ हो गई। कोई ना कोई कारण तो यहां पर छुपा हुआ है इन्फ्लेशन में, कोई ना कोई कारण तो यहां पर इन्फ्लेशन में छुपा हुआ है। अगर छुपा हुआ है कोई ना कोई कारण, तभी यहां पर क्या हुआ है कि कीमत बढ़ी है। 1 लाख रुपए हो गई, 2 लाख रुपए हो गई, 3 लाख रुपए हो गए। अरे वाह, 3 लाख रुपए, यस। मतलब अगर देखा जाए तो 20 रुपए का हम दे रहे थे, 20 रुपए की वैल्यू 3 लाख के बराबर हो गई। देख रहे हो आप? मतलब 3 लाख रुपए अब किसके बराबर? 20 रुपए के। एक कंडीशन जुड़ने पर हम इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हो गए। अब रुपए की वैल्यू नहीं है, इस पेन की वैल्यू बढ़ गई। डॉक्टर ने कह दिया सेब खाओ तो तुम्हारा दिमाग बड़ी तेज दौड़ेगा, तो सेब की वैल्यू बढ़ गई। और सेब की अगर वैल्यू बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेब की इस वैल्यू बढ़ने से ऑटोमेटिकली सेब की कीमत बढ़ा देगा, सेब की कीमत बढ़ा देगा। तो इन्फ्लेशन में सबसे बड़ी तो क्या है? कंडीशन होगी कोई ना कोई। और उस कंडीशंस में वो अलग बात है कि रुपए की क्रय करने की जो क्षमता होती है, जो परचेजिंग पावर है, वो कम होती है। अब 3 लाख रुपए का एक पेन मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 3 लाख रुपए का एक पेन मिल रहा है। परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो गई। पहले 20 रुपए मिल रहा था, अब 3 लाख का मिल रहा है यही पेन। कंडीशन जुड़ गई, बस कंडीशन जुड़ गई। अब इस कंडीशंस को अगर समाप्त कर दिया जाए तो फिर 20 रुपए का फिर मिलेगा। पुलिस वाले हमारी पिटाई करें, अच्छा मास्टर साहब 2-3 लाख में बेच रहा है पेन, बेवकूफ बना रहा है बच्चों को, इस कंडीशन को समाप्त कर दो। इन्फ्लेशन समाप्त हो जाएगा, इन्फ्लेशन समाप्त हो जाएगा 100%।
और इन्फ्लेशन समाप्त हो जाएगा तो वस्तु की कीमत बढ़ती है और रुपए की क्रय शक्ति क्षमता कम होती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इन्फ्लेशन। ये कंडीशन बनती है। अब इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं भाई? कॉजेस, फिर भाई कुछ ना कुछ तो हमने कहा ना यहां पर कि कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ कारण होंगे इन्फ्लेशन को जन्म लेने के लिए। इन्फ्लेशन को जन्म लेने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ही होंगे, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, क्या कारण हो सकते हैं? तो अगर देखा जाए तो दो कारण इन्फ्लेशन के यहां पर दिखाई देते हैं अर्थव्यवस्था में। एक कारण कहलाता है क्या? जिसको हम लोग कहते हैं क्या? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक को हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कहलाता है क्या? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक कहलाता है क्या? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अर्थात मांग जनित मुद्रास्फीति। कारण हो सकता है कि मांग बढ़ रही हो, इसलिए वस्तु का कीमत बढ़ रहा हो, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा हो सकता है लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगर वस्तु की लागत बढ़ रही हो, अगर वस्तु की लागत बढ़ रही हो तो उसे कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति के रूप में जानते। वस्तु की लागत बढ़ रही हो कैसे? एक तरह से यहां पर मांग बढ़ने से कैसे होगा सर? बताइए थोड़ा सा, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि मांग बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो मांग कब बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी जब अर्थव्यवस्था में क्या हो? इनकम इंक्रीज हो जाए, आय में वृद्धि हो जाती है, इनकम इंक्रीज हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी। अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो मांग बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था। कैसे? जस्ट लाइक ऐसे समझो, पहले मेरी इनकम थी 10 लाख रुपया, ठीक है, मेरी इनकम थी कितनी? अर्थात सुमित सर की पहले इनकम थी कितनी? 10 लाख रुपया। अब मेरी इनकम हो गई कितनी? 20 लाख रुपया। पहले मैं अर्थव्यवस्था में कितने की डिमांड करता था? 2021 में मैं डिमांड करता था मात्र 10 लाख रुपए की। अब मैं 2022 में डिमांड करूंगा कितने रुपए की? 20 लाख रुपए की डिमांड करूंगा। तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा ही, कीमत में बढ़ोतरी होगी। कीमत में बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन है, ठीक है, कीमत में बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, ठीक है, अर्थात पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। यह भी हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। कैसे? जनसंख्या में ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा प्राइस बढ़ने की संभावना है, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे समझो, पहला तो ये हो गया। दूसरा समझो, ठीक है, दूसरा कैसे समझोगे? मान लेते पहले जनसंख्या थी, ठीक है, पहले जनसंख्या थी 50% थे पहले पूरी पॉपुलेशन में, और ये डिमांड कर रहे थे कितने की? मान लेते हैं 100 वस्तुओं की डिमांड कर रहे थे।
100 गुड्स की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कितनी वस्तुओं की डिमांड कर रहे थे? 100 वस्तुओं की डिमांड कर रहे थे ये लोग। ठीक है, अब जनसंख्या हो जाती है कितनी? 100 पर्सन हो जाते हैं इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में अगर 100 पर्सन हो गए तो इसका मतलब है कि अब डिमांड कितनी करेंगे ये 100 पर्सन 200 वस्तुओं की डिमांड करेंगे। ये 200 वस्तुओं की डिमांड करेंगे। तो अगर वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उत्पादन नहीं हो पाता है, तो ये लोग लड़ेंगे किसके लिए? उन 100 वस्तुओं के लिए ही। अगर प्रोडक्शन 200 वस्तुओं का नहीं हो पाता है तो ये लोग लड़ेंगे उन 100 वस्तुओं के लिए ही कि भैया हमको दे दो, हमको दे दो, और इसी कारण से प्राइस क्या होगी? बढ़ने की संभावना होगी अगर 100 गुड्स ही बनी रहती। अगर 100 गुड्स ही बनी रहती हैं तो प्राइस क्या होगी? बढ़ने की संभावना हो जाएगी। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा डिमांड, ज्यादा डिमांड तो ज्यादा, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा, पॉपुलेशन इंक्रीज, मोर पॉपुलेशन, तो डिमांड ज्यादा, और डिमांड अगर ज्यादा तो प्राइस हाई होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहां याद रखना है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन यहां पर जन्म लेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ठीक है, सरकार यहां पर टैक्सेस, कर कम कर दे, कम कर दे। ठीक है, सरकार टैक्स कम कर दे। ठीक है, सरकार करों को कम कर दे। जस्ट लाइक ऐसे समझो। ठीक है, टैक्सेस डिक्रीज, क्या? टैक्स रिड्यूस, टैक्स रिड्यूस। कैसे समझो इसको? ऐसे समझो इसको, सरकार अगर करों को कम कर देती है, ठीक है, खासतौर से डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में ये आए। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट समझो। कैसे समझो? अगर सरकार, पहले मेरी इनकम थी 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपया मेरी इनकम थी, और टैक्स था 10%, और सरकार ने टैक्स 10% था, तो मेरे को 1 लाख रुपया टैक्स देना पड़ रहा था। कितने लाख रुपया टैक्स देना पड़ रहा था? 1 लाख रुपया मुझको टैक्स देना पड़ रहा था। सरकार ने क्या किया कि 10 लाख रुपया इनकम थी और उसने टैक्स कितना कर दिया? 5%। अब मुझे कितना देना पड़ेगा? 50,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। मेरी सेविंग होगी 50,000 रुपए की, और इस 50,000 रुपए की मैं क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। मैं 50,000 रुपए की अब क्या करूंगा? डिमांड करूंगा यहां। तो इनकम मेरी अगर 10 लाख रुपए है और 10 लाख पर 10%, तो 1 लाख पहले दे रहा था। अब अगर सरकार ने टैक्स को क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया, अर्थात कम कर दिया, तो अब मुझे देने पड़ेंगे कितने यहां पर? अब मुझे देने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है, इतना। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, और क्या हो सकता है यहां पर? ठीक है, दूसरा, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाए। ठीक है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए? मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाए। सर समझाओ थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बैंक है। ठीक है, बैंक ने क्या किया कि ज्यादा
अर्थव्यवस्था में पैसे डाल दिए, पैसे अगर ज्यादा डाल देती है अर्थव्यवस्था में बैंक, तो क्या होगा? ठीक है, अर्थात मनी की सप्लाई ज्यादा कर दी। अब पैसे ज्यादा आ गए अर्थव्यवस्था में तो किसी ना किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे। अब किसी के पास अगर जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो डिमांड क्रिएट करेगा। बैंक ने पैसे क्या किए कि अर्थव्यवस्था में दे दिए, किसी को लोन दे दिया, किसी को ज्यादा एक तरह से लोन दे दिया, किसी को एक तरह से पैसे प्रोवाइड कर दिए। बैंक ने कहा कि ले जाओ भैया, लोन ले जाओ, लोन ले जाओ। अब सबको वो लोन दे रही है। अगर वो लोन दे रही है तो किसी ना किसी के पास तो क्या होगा, ये पैसा जाएगा ही जाएगा। और अगर किसी के पास ये पैसा जाता है तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, वो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाएगा। और अगर डिमांड बढ़ाएगा तो उससे प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उससे प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एक ये भी कारण हो सकता है क्या कि अगर अर्थव्यवस्था में यहां पर मुद्रा की सप्लाई ज्यादा कर देती है बैंक या यहां पर, ठीक है, या आरबीआई, कोई भी एक तरह से यहां पर क्या है कि मुद्रा की सप्लाई जो कर देती है, बैंक भी लोन, इजी लोन प्रोवाइड कराना शुरू कर देती है, तो उसके कारण से भी क्या है कि लचीली मुद्रास्फीति कह सकते हो, फ्लेक्सिबल एक तरह से यहां पर इन्फ्लेशनरी रेट को वहां पर ले आती है, या फिर फ्लेक्सिबल एक तरह से इंटरेस्ट रेट ले आती है, सस्ते दरों पर ऋण प्रोवाइड कराती है, चीप मनी पॉलिसी को वहां ले आती है, या फिर कह सकते हो कि यहां पर फ्लेक्सिबल मनी पॉलिसी को ले आती है। तो उस कंडीशंस में ये चीजें बन सकती हैं। ठीक है, बस ये समझ लो कि मुद्रा की पूर्ति, अभी आगे आगे चलेंगे। ठीक है, सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, ठीक है, समझो इसको, सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे। देखो मैं कमेंट नहीं देखूंगा, सीधा बात है क्या कि देखो पढ़ना है तो आप कमेंट की चिंता मत करो, मैं हाय हेलो और वो सब पहले ही स्टार्टिंग में कर लो जो कुछ करना है, अब तो केवल पढ़ो आप। अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, हमारे पास में कमेंट देखने का समय बच जाएगा। ठीक है, तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, और सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे तो कैसे? ठीक है, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक ये भी कारण हो सकता है, एक ये भी कारण हो सकता है, सरकार क्या कर दे? अपने खर्चे बढ़ा दे। एक्सपेंडिचर, ये भी कारण हो सकता है इन्फ्लेशन का। सर ये भी कारण हो सकता है, कैसे? समझा दो या कैसे? थोड़ा सा इसको वही बता दो सर, तो फिर मजा आ जाएगा, हमको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल एक तरह से ठीक कह रहे हैं। कैसे समझो? नेक्स्ट, ऐसे समझो इसको। ठीक है, अगर या मान लेते हैं कि सरकार है, गवर्नमेंट है ये, ठीक है, गवर्नमेंट पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, किसमें खर्च कर रही थी? मतलब पुल बनवा रही थी, कह सकते हो क्या, ब्रिज बनवा रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? ब्रिज बनवाने का काम कर रही थी गवर्नमेंट। यहां पर सबसे पहले कितने रुपए एक्सपेंड कर रही थी? एक्सपेंडिचर उसका था 100 रुपया, एक्सपेंडिचर उसका था कितना रुपया? 100 रुपया उसका एक्सपेंडिचर था। अब जब एक्सपेंडिचर 100 रुपया था गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही थी? गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही थी? ठीक है, गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही थी? तो अब इसको अगर आपको जानना है और इसको समझना है, तो सरकार 100 रुपए खर्च कर रही थी, पुल बनवा रही थी, किसको दे रही थी ये पैसा? कॉन्ट्रैक्टर को। किसको दे रही थी? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर किसको दे रहा था? लेबर को।
ऐसे ही चल रहा था पूरा, मजदूर को दे रही थी, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया कि अपने एक्सपेंडिचर को कर दिया कितना, सरकार ने किया अपने एक्सपेंडिचर को 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एक्सपेंडिचर उसने कितना कर दिया, 200 रुपया। इसका मतलब है क्या कि अब ब्रिज बनवाने के लिए वो 200 रुपया अगर खर्च करेगी, दूसरा कोई ब्रिज बनवा रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलेगा, 200 रुपया। एक एग्जाम्पल है, लेबर को कितना मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर कुछ रख लेगा, कुछ लेबर को देगा। अगर लेबर को पहले 100 रुपए में से एक पार्ट मिल रहा था, मान लेते हैं 50 रुपए मिल रहा था लेबर को, अब मिलेगा लेबर को मतलब 150 रुपए कम से कम, कॉन्ट्रैक्टर भी रख लेगा 50 रुपए, तो लेबर ज्यादा डिमांड करेगा, मतलब मजदूरी अगर उसकी बढ़ जाएगी तो ज्यादा डिमांड करेगा। तो सरकार अगर ज्यादा खर्च करने लगती है, तो ज्यादा अगर खर्च करने लगती है सरकार, तो उससे भी क्या होता है कि जो वस्तु है, जो एक तरह से यहां पर कह सकते हो कि सरकार अगर वो ज्यादा खर्च करने लगती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है यहां पर दोस्तों कि लेबर के पास ज्यादा पैसा आएगा, और अगर लेबर के पास ज्यादा पैसा आता है तो फायदे में यहां पर क्या होगा कि वो डिमांड क्रिएट करेगा, और डिमांड अगर क्रिएट करेगा तो इन्फ्लेशन को जन्म देगा। तो इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ये सारे कारण यहां पर निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। अब लागत जन्य मुद्रास्फीति को समझते हैं कि भाई लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ही लागत जन्य मुद्रास्फीति के, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ही लागत जन्य मुद्रास्फीति के। तो सबसे पहले तो लागत में बढ़ोतरी हो जाए तो कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, लागत में बढ़ोतरी हो जाए तो कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी, लागत में बढ़ोतरी तो कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। इफ इंक्रीज इन कॉस्ट देन कीमत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती, क्या क्या लागत चाहिए होती, ठीक है। तो साधन पर, साधन क्या क्या चाहिए होता है, फैक्टर क्या क्या चाहिए, तो उस पर लगने वाली कॉस्ट साधन लागत है। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए हमको कैपिटल चाहिए, कैपिटल पर हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट, कैपिटल पर हम लोग देते हैं इंटरेस्ट। पूंजी चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए ब्याज देते हैं उस पर, किसी वस्तु को हमको बनाने के लिए लेबर चाहिए, लेबर हमको चाहिए, मजदूर चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए, हमको क्या देना पड़ता है, लेबर का मजदूरी देना पड़ता है, अर्थात बेसिस देने पड़ते हैं, मजदूरी देने पड़ते हैं अर्थात बेसिस देने पड़ते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए। किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लैंड, भूमि, हमको इसके बदले में क्या देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है यहां पर रेंट। और एक सबसे बड़ी बात है कि इंटरप्रेन्योर भी चाहिए होता है यहां, कौन चाहिए होता है, इंटरप्रेन्योर भी चाहिए होता है, उद्योगपति भी चाहिए होता है, उद्योगपति भी चाहिए होता है, और उद्योगपति भी चाहिए होता है। और आपको यह याद रखना है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर दोस्तों कि इंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है प्रॉफिट। किसी वस्तु की कॉस्ट में ये शामिल चीजें होती हैं, सबसे पहले लागत में, अगर इनकी कीमतें बढ़ जाएं, इंटरेस्ट बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, रेंट एक तरह से बढ़ जाए, ठीक है, ज्यादा पेमेंट देने पड़े, तो कॉस्ट बढ़ गई वस्तु की, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ गई, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रॉफिट अगर ज्यादा लेने लगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी, कीमत में बढ़ोतरी है, कीमत में बढ़ोतरी है। तो लागत में अगर बढ़ोतरी होती है तो कीमत पर भी वो इफेक्ट डालेगी। यहां दूसरा क्या हो जाए, ठीक है, सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाए, सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाए, ठीक है, अर्थात पूर्ति श्रृंखला क्या हो जाए, बंद हो जाए।
जस्ट लाइक ऐसे समझो, ठीक है। किसी कंपनी में अगर स्ट्राइक हो गई, कंपनी स्ट्राइक हो गई, तो कंपनी अगर स्ट्राइक हो गई तो कंपनी स्ट्राइक की कंडीशंस में क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। कैसे भाई? प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बाधित होगी, तालाबंदी हो गई, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, सप्लाई प्रभावित हो गई। ये भी हो सकता है। सप्लाई चेन और कैसे हो सकती है? एक तरह से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, नेचुरल एक्सीडेंट, ठीक है, या प्राकृतिक एक तरह से जो आपदाएं हैं कह सकते हो, वो आ जाए। माल आ रहा था हिमाचल से, अचानक से पहाड़ फिसल गया, पहाड़ नीचे आ गया, और पहाड़ जब नीचे आ गया तो इससे क्या होगा? इससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा, ठीक है। ये भी हो गया। बोले हाँ सर, सप्लाई चेन अगर ब्लॉक हो गई, मतलब कहीं से अगर वो नहीं आया तो प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। यस, कॉस्टिंग पर इफेक्ट डालती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ने के कारण से ये चीजें इफेक्ट डालती हैं, कॉस्ट बढ़ने के कारण। तो सप्लाई चेन अगर ब्लॉक हो जाती है तो पूर्ति श्रृंखला यहां पर बंद होकर निकल कर आ जाती है। और क्या हो सकता है? ऑयल क्या हो सकता है? ऑयल प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, अर्थात तेल की कीमत बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? तेल की कीमत बढ़ जाए। तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? 100% यहां पर तेल की कीमत बढ़ने पर, तेल की कीमत बढ़ने पर क्या होगा? 100% एक तरह से तेल की कीमत भी अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये भी हो सकता है। या फिर एक कारण हो सकता है, ठीक है, इंपोर्ट गुड्स जो है उनकी भी प्राइस क्या हो जाए? हाइक हो जाए, ठीक है। आयातित वस्तुएं उनकी कीमत बढ़ जाए। क्या हो जाए? आयातित वस्तुएं उनकी कीमत बढ़ जाए। उनकी कीमतों में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। अगर उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। या तो एक तब तो हमने यहां पर बता दिया, आप लोग देख रहे होंगे, छोटा कर लेता हूं इसको। दिख गया होगा आप लोगों को, पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है क्या कि भैया डिमांड पुल इन्फ्लेशन इस तरह से, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस तरह से ये डेवलप होते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से डेवलप होते हुए दिख रहा है। कॉस्ट और डिमांड को मैंने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। इन्फ्लेशन के ये कारण हो सकते हैं। इन्फ्लेशन अर्थात कीमत में बढ़ोतरी है, और मांग के कारण से कीमत में बढ़ोतरी है, लागत के कारण से कीमत में बढ़ोतरी है, यहां कीमत में बढ़ोतरी है। तो इसके कारण से अगर इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है यहां। अब एक दो चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर, इन्फ्लेशन क्या अच्छा है या बुरा है अर्थव्यवस्था में? ठीक है, क्वेश्चन इज दैट इन्फ्लेशन इज गुड, इज दैट, ठीक है,
इन्फ्लेशन इज गुड या बैड फॉर इकोनॉमी? अब आप सोच रहे होंगे क्या कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है इकोनॉमी में? क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब अगर हम आरबीआई की साइड पर जाते हैं, ठीक है, कहां पर? आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई के अनुसार इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, अच्छा है। कितना? कितना? तो आरबीआई यहां पर कहता है कितना? आरबीआई कहता है यहां पर 4 ± 2% इज गुड फॉर इकोनॉमी। इतना, अर्थात इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, 2 से 6%, 2 से 6%। ये आरबीआई की साइट पर लिखा हो, लेकिन आरबीआई ने अपनी अदर एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में रिप्रेजेंट किया है कि इन्फ्लेशन इज गुड 4 to 6%, और इसी को गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, आरबीआई अदर प्लेसेस पर तो ये शो कर रहा है, लेकिन मेन प्लेसेस पर ये कर रहा है 4 से 6% तक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आरबीआई कहता है। लेकिन अदर प्लेसेस पर वो कहता है कि इन्फ्लेशन इज गुड 4 to 6%, और यही गवर्नमेंट कहती है, यही गवर्नमेंट कहती है, दोनों के दोनों ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज अच्छा है, यहां इन्फ्लेशन अच्छा है। आप सोच रहे होंगे, आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से सोच रहे होंगे, यहां क्या सोच रहे होंगे कि सर आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगी तो गरीबों के लिए नुकसानदेह है, ये तो गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत है। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो गरीब जनता जो हमारे यहां पर है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। आज भी गरीबी रेखा के नीचे लगभग 22% लोग हैं, और आप कह रहे हो कि अच्छा है, पर कीमतें बढ़ना अच्छा है, कीमतें बढ़ना अच्छा है, आप तो ये कह रहे हो, और आरबीआई भी यही कह रही है। ठीक है, आरबीआई भी यही कह रही है कि कीमतें बढ़ना अच्छा है, और आप भी यही कह रहे हो। ये कौन सा हिसाब किताब है भाई? ये कौन सा हिसाब किताब है सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि इकोनॉमी इज गुड फॉर इकोनॉमी, अच्छा है, और आप भी इसी बात को कह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 4 to 6% जो है अच्छा है। अभी जब हम आगे और चलेंगे तब फिर हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बहुत सी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग बहुत सी चीजें डिस्कशन करने वाले, ठीक है। बशर्ते बस आपको एक बात याद रखना है, क्या कि इन्फ्लेशन जब कैलकुलेशन होती है, इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति की जब गणना होती है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि गणना होती है, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्या कि ये हमेशा ही जब कैलकुलेशन होगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हमेशा ही कैलकुलेशन जब भी होगा, जब भी इन्फ्लेशन यहां पर कैलकुलेशन होगा तो ईयर टू ईयर तुलना की जाती है, मंथ टू मंथ तुलना की जाती है। बस इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ईयर टू ईयर का मतलब है क्या? ईयर टू ईयर का मतलब है यहां पर क्या कि 2021 का इन्फ्लेशन 2022 से कैलकुलेट होगा, मतलब कंपैरिजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 2021 जनवरी का
कैलकुलेशन नवंबर के साथ कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो आप इस तरह से समझो यहाँ कि गेहूं की कीमत अप्रैल में कटाई के समय बहुत ज्यादा होती है। अप्रैल 2021 में गेहूं अगर मान लेते हैं 22 रुपए चल रहा था, तो अप्रैल के बाद नवंबर या दिसंबर में 2021 में ही ये हो गया 40 रुपया। दिल्ली में यही रेट था, ठीक है। और दिल्ली में ये रेट था, तो अब आप कहेंगे क्या 40 रुपया हो गया, तो बहुत इन्फ्लेशन आ गया। नहीं, ये एक्चुअली में पिछले साल क्या हुआ कि 38 रुपए था, अब 40 रुपए हो गया है, और अब 40 रुपए हो गया है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये जब भी तुलना होगी तो कैसे होगी, ये तुलना होगी क्या, उस ईयर के साथ में, अर्थात 2021 से 2022 की तुलना की जाएगी, और मंथ अक्टूबर की अक्टूबर से ही होगी। उस साल का अक्टूबर और इस साल का अक्टूबर, कभी भी कंपैरिजन जब किया जाता है तो इन्फ्लेशन का यही एक रूल होता है, इसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब यहां तो ये हो गया कि इन्फ्लेशन की गणना के रूप में ये चीजें आती हैं। यहां सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इन्फ्लेशन आपने कहा सर अच्छा है, तो क्यों अच्छा है, देखो क्यों अच्छा है, ठीक है। आरबीआई के क्यों कह रहा है ऐसा, इन्फ्लेशन होगा, यस सर इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, अगर रहता है अर्थव्यवस्था में, हाई नहीं, बहुत हाई नहीं, अगर अंडर कंट्रोल में है, इतना है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिमांड के कारण से डिमांड बढ़ रही है। इस बात का डिमांड बढ़ने का मतलब है कि सप्लाई आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है क्या कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। और रोजगार अगर मिलेगा तो गरीबी यहां पर क्या होगी कि कम होगी। अगर गरीबी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, इनकम हाई होगी, और इनकम अगर बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशंस में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ती रहेगी तो इन्फ्लेशन भी बना रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट लाइक इस तरह से मैंने एक ग्राफ में इसको समझा दिया, ठीक है। ग्राफ में इसको मैंने यहां पर समझा दिया। एक ग्राफ में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। देखो कैसे मैंने समझाया, फिर से समझेंगे हिंदी में। अगर मुद्रास्फीति रहेगी, क्या रहती है, अगर मुद्रास्फीति रहेगी, ठीक है, तो मुद्रास्फीति इंडिकेशन किसका देता है, अगर रहती है तो वो कहता है मांग बढ़ेगी। वो क्या कहेगा, मांग बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी, यही बात है, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो पूर्ति उससे क्या होगा, बढ़ानी पड़ेगी, पूर्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी तो इसका मतलब है क्या, रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे। किसको बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे, रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे तो आय भी क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। भाई रोजगार बढ़ेंगे तो आय क्या होगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। और अगर आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और मांग अगर बढ़ेगी तो फिर ये भी, आय बढ़ेगी तो गरीबी भी दूर होगी इससे। तो एक पूरा चक्र है, पूरा एक चक्र है। मतलब इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई भी अगर बढ़ानी पड़ेगी तो यहां पर क्या होगा, रोजगार भी बढ़ाने पड़ेंगे,
रोजगार बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड एक तरह से बढ़ेगी तो फिर से इन्फ्लेशन, तो एक साइकिल चल जाएगा। लेकिन अंडर कंट्रोल में हो तो, अगर कंट्रोल से बाहर जाएगा ये सिस्टम तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कंट्रोल से अगर ये सिस्टम क्या जाता है, बाहर जाता है, तो फिर प्रॉब्लम्स यहां पर आना शुरू हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ये कंट्रोल में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्वाभाविक है। 100% यहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, हिंदी वाले में भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे ही चल रहा है ना, हिंदी वाले में भी ऐसे ही होगा। समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा ग्राफ चल रहा है, पूरा ग्राफ। ठीक है, लेकिन क्या होता है अर्थव्यवस्था में, इन्फ्लेशन का इफेक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिखने भी लगता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह पर केवल पॉजिटिव ही होगा, कहीं पर ये नेगेटिव भी डाल देती है, कहीं पर ये पॉजिटिव भी डालती है, कहीं पर निगेटिव भी डालती है और कहीं पर पॉजिटिव भी डालती है। लेकिन ये माना जाता है क्या कि इन्फ्लेशन मींस ग्रोथ। ये मानकर चलते हैं कि इन्फ्लेशन अगर होगा तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ को इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन। किसको इंडिकेट करता है, ग्रोथ को इन्फ्लेशन करता है कि जहां पर इन्फ्लेशन होगी वहां पर क्या होगा कि ये ग्रोथ होगी। लेकिन अंडर कंट्रोल में, याद रखेंगे, अंडर कंट्रोल में ये मानकर चलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन होगी तो ग्रोथ होगा, अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगा। अर्थात डिमांड नहीं होगी तो ग्रोथ कहां से होगा, डिमांड तो जरूरी है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, तो डिमांड तो होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, या नहीं तो नहीं होगा। अब ये तो हो गई आपकी उस कंडीशंस में सारी चीजों के रूप में ये निकल कर आता है। तो सर इफेक्ट डालता है तो किस पर कैसे इफेक्ट डालता है, तो थोड़े से हम लोग बस समझने के लिए एक दो इफेक्ट देख लेते हैं प्रभाव इन्फ्लेशन का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम देखें, सबसे पहले किसको देखते हैं, मान लेते हैं क्या सैलरीड पर्सन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, वो आप सारे निकाल लेंगे, एक दो समझाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे। सैलरीड पर्सन पर, वेतन भोगी से। ठीक है, यहां पर सबसे ये पीसीएस वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं यहां। ठीक है, यहां वगैरह जो क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस वगैरह में बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सैलरीड पर्सन क्या होगा, अगर महंगाई होगी इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या कि अगर इन्फ्लेशन होगा इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, तो वस्तु महंगी होंगी, वस्तु महंगी होंगी। ठीक है, वेतन भोगी का वेतन अर्थात सैलरी फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है,
और अगर फिक्स्ड होगी तो वो क्या करेगा, उसकी बचत कम होगी, उसकी बचत क्या होगी, सेविंग क्या होगी, कम होगी। अगर इन्फ्लेशन होता है तो वेतन भोगी का वेतन फिक्स्ड होता है और उसकी बचत क्या होगी, कम होगी। अब वो क्या करेगा, टेबल के नीचे से लेगा, उसके पास क्या जरिया बचेगा, उसके पास जरिया बचेगा क्या, कि अब वो क्या लेना शुरू कर देगा, टेबल से लेना शुरू कर देगा, अर्थात यहां पर रिश्वत लेना शुरू कर देगा वो, क्योंकि उसकी बचत नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे देगी अगर सैलरी नहीं इंक्रीज हुई, सैलरी नहीं इंक्रीज हुई। ठीक है, एक दो समझा देते हैं। बचत पर भी क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, सैलरी पर्सन पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा रोल यहां पर निकल कर आता है। दूसरा देखते हैं किसानों पर, फार्मर्स पर, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझो यहां समझो कि किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन का। तब फिर समझ में आएगा कि हाँ सच में यहां पर इन्फ्लेशन का किसानों पर भी प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये क्या होता है कि रॉ मटेरियल का सप्लायर्स होता है, ठीक है, या फिर सप्लायर के रूप में काम कर रहा होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या कि जो एक तरह से वीट्स वगैरह हैं, अनाज वगैरह हैं, उनका सप्लायर्स है, या फिर कह सकते हो क्या कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनका सप्लायर्स है, इन्हीं सबके सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल का सप्लायर्स है, इनका सप्लायर्स है, फ्रूट्स वगैरह का सप्लायर है। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट भी है, ये प्रोडक्शन भी करता है और सप्लायर भी है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने पर यह माना जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अर्थात प्रोडक्शन करने वाले को फायदा होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो कीमत का लाभ किसको मिलेगा, उद्योगपति को या प्रोडक्शन करने वाले को। ठीक है, प्रोडक्शन करने वाले को लाभ मिलेगा, जाहिर सी बात है, आप कहोगे 100%। ठीक है, आप 100% कहोगे कि अगर किसान यहां पर है तो कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ने पर क्या होगा, लाभ किसानों का बढ़ेगा, लाभ किसानों का बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो लाभ किसानों का क्या होगा, 100% बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि मीडिएटर होते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन ये मानकर चलता है कि इन्फ्लेशन आने का मतलब किसानों को लाभ हो गई होगा, किसानों को लाभ हो गई होगा अगर इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, यहां तीसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग, ऋण देने वाले को क्या होता है। ठीक है, ऋण देने वाले को क्या होता है, तीसरी कंडीशन इस तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने ए व्यक्ति हूं मैं, और मैंने बी व्यक्ति को पैसा दिया, समझो इसको। ठीक है, कितना दिया, 100 रुपया यहां पर मैंने दिया और 100 रुपए इसको यहां पर प्रोवाइड कराया। कितना दिया, 100 रुपए इसको प्रोवाइड कराए। इसको मुझे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर
1 year he returned my money ऑन द बेस ऑफ, एक तरह से इन्फ्लेशन के समय ये रिटर्न कर रहा है 10% इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट रेट है 10%। अब समझो, इसका मतलब है इसको मुझे वापस कितना करना है? इसको 1 साल बाद, ये मान लेते हैं 2021 में लिया था और 2022 में ये मुझे वापस करेगा कितना? 2022 में मुझे वापस करेगा 110 रुपया। एक व्यक्ति को, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिया, आफ्टर 1 ईयर 10% का इंटरेस्ट रेट इसको मिलना है 110 रुपए। लेकिन अब क्वेश्चन सुनो, ठीक है, अब चीजों को समझो। मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है कि मान लेते हैं क्या इकोनॉमी में ये कंडीशन हो जाती है ऐसी। अब समझो, ठीक है, क्या होता है क्या कि अगर ये 110 रुपए वापस कर रहा है, ठीक है, 10% की इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है, यहां पर क्या है, मान लेते हैं कितने की? 10% का इन्फ्लेशन आ जाता है। कितने परसेंट का इन्फ्लेशन आता है? 10% का इन्फ्लेशन आता है, मान लेते हैं, जस्ट लाइक है। इसका मतलब है क्या कि जो केले 100 रुपए के 12 केले मिल रहे थे, अब मुझे 110 रुपए के 12 केले मिलेंगे। कितने रुपए के मिलेंगे? 110 रुपए के 12 केले मिलेंगे। तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? तो आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो यहां, ठीक है। ऋण देने वाले को क्या फायदा है? हमने कंडीशन इक्वेशन बना दी, इक्वेशन बना दी कि एक व्यक्ति ने, ए ने बी को दिया 100 रुपया और 100 रुपए दिया, तो अगर मान लेते हैं कि केले जो 100 रुपए के थे वो अब 12 केले हो गए हैं 110 रुपए के। क्लियर? कितने के हो गए? या फिर मान लेते हैं कि लो 10 केले और 10 केले 100 रुपए के, अभी भी मिल रहे हैं 110 केले, 110 रुपए के कितने? 10 ही केले। लो, ये कर दिया मैंने। इतना तो आ गया होगा। 100 रुपए के 10 केले मिल रहे हैं। 1 साल बाद 10% जब इन्फ्लेशन आया, ये 2021 की कीमत है केलों की, ये 2022 की कीमत है। ये कब की कीमत है? 2022 की कीमत है केलों की। अब समझिएगा, मैंने कहा ऋण देने वाले को ए और बी आफ्टर 1 ईयर 10% रिटर्न करना है, अर्थात 110 रुपए मिलेंगे आफ्टर। लेकिन केले एक तरह से क्या होता है, 10% का इन्फ्लेशन आ जाता है। 100 रुपए के पहले 10 केले मिल रहे थे, अब 110 रुपए के 10 केले हैं 2022 में। समझो किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ। ठीक है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दिया था 100 रुपया। कितना दिया था? 100 रुपया। इसने क्या किया, 100 केले 10 केले खरीद लिए थे और खा लिए थे। ये मुझे फिर वापस कर रहा है 110 रुपया। कितना रुपया वापस कर रहा है? 110 रुपया। आज मैं केले खरीदने जा रहा हूं तो मुझे मिल रहे हैं केले 10 ही, जबकि हकीकत यह होनी चाहिए थी कि मुझे पैसे तो ज्यादा वापस हो रहे, मुझे पैसे तो ज्यादा वापस हो रहे, लेकिन पहले 10 ही केले मिल रहे थे और आज भी 10 ही केले मिल रहे हैं। जबकि हकीकत यह होनी चाहिए थी कि इंटरेस्ट रेट तो मुझे 10% इंक्रीज हुआ,
10% का इंटरेस्ट रेट तो मुझे इंक्रीज हुआ, 10 रुपया तो मुझे इंक्रीज हुआ, लेकिन केलों में क्या 10% की बढ़ोतरी हुई? मुझे मिलने चाहिए थे 11 केले अगर देखा जाए तो, लेकिन मेरे केलों की कीमत अब 110 रुपए हो गई है, मुझे मिलने चाहिए थे 110 रुपए में 11 केले, तो मेरे लिए तो एक केला लॉस हो गया। मुझे 11 केले मिलने चाहिए थे, मुझे तो पैसा ज्यादा मिल गया। तो इसका मतलब है क्या कि 100 रुपए इक्विवेलेंट हो गए किसके? 110 रुपए के। इसका मतलब यह हो गया कि रुपए की परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब हो गया रुपए की परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। खरीदने की जो क्षमता थी 100 रुपए के 100 रुपए बराबर हो गई 110 रुपए के। मुझे मिलने चाहिए थे 11 केले, मिल रहे हैं 10 ही केले। हकीकत में 10% का इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है, तो यहां भी तो 10% बढ़ना चाहिए था, ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो लॉस खा गए हम। तो ऋण देने वाला हमेशा क्या होता है? हानि में होता है, और ऋण लेने वाला क्या होता है? लाभ में चला जाता है। बैंक हानि में जाएंगी जब इन्फ्लेशन आएगा, इसीलिए तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है बैंक, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। यहां पर 100 रुपए इक्विवेलेंट हो गए 110 के, रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई, खरीदने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। ये कहलाता है क्या कि यहां पर ऋण देने वाले के संदर्भ में इस तरह से चीजें निकल कर आई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बता दिया है। मिलने चाहिए थे केले 11, 10% केले में भी तो बढ़ोतरी करो, लेकिन केले तो मिल ही रहे 10, तो मेरा तो लॉस ही हो गया ना। मिलने चाहिए थे 11 केले, रुपया ज्यादा मिल रहा है, नो डाउट रुपया ज्यादा मिल रहा है। आपको लग रहा होगा रुपया तो सर ज्यादा मिल रहा है 10%, नहीं, उसकी खरीदने की क्षमता कम हो गई, रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी बातें। अब हम लोग करेंगे क्या? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली जो क्लास होगी वो कल होगी, और इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई शब्दावलियां भी कल ही खत्म करा देंगे। और कौन कौन से इंडेक्स हैं जो चर्चा में रहते हैं उनकी भी बात हम लोग कल ही कर लेंगे, जिससे क्या है कि 2 क्लास में ये खत्म हो जाए आपका इन्फ्लेशन वाला चैप्टर। एक एक करके ऐसे ही चैप्टर खत्म करते चलेंगे। जो मीन्स सीरीज वाले चैप्टर हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा हो गया, मीन्स सीरीज का चैप्टर है। मीन्स सीरीज का चैप्टर का मतलब है क्या कि उसमें थोड़ा सा मीन्स का पुट भी आता रहे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पीटी के भी उसी तरह से बनते हैं मीन्स के हिसाब से, तो हमको उस हिसाब से भी उसको पढ़ना है। तो जो एक तरह से पेटेंट है, वो जो मीन्स वाले टाइप की चीजें हैं वो हम लोग पैरेलल में अलग चलते रहेंगे, पीटी वाली चीजें हम लोग अलग करते रहेंगे। ये ऐसी चीज है कि आपको इनको समझते हुए चीजों को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। तो जुड़े रहिएगा और लाल बटन को दबा जरूर दीजिएगा, लाल बटन जो है उसको दबा जरूर दीजिएगा, बटन दबाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।